दुबई एयर शो 2025। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन पार्टियों में से एक। जी। आसमान में करोड़ों अरबों डॉलर के विमान अपनी ताकत दिखा रहे हैं और तभी एंट्री होती है भारतीय वायुसेना के तेजस फाइटर जेट की। एकदम सीना चीरता हुआ। हाँ, सब लोग देख रहे हैं और अगले ही पल वो शानदार प्रदर्शन एक एक भयानक आग के गोले में बदल जाता है। वो एक ऐसा पल था जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को और जो एविएशन फैंस हैं उनको सचमुच हिलाकर रख दिया था। एकदम। सोशल मीडिया पर तो वीडियोस की बाढ़ आ गई थी और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इस हादसे पर कई सारे लेख हैं, आई विटनेस अकाउंट्स हैं और एक्सपर्ट एनालिसिस भी हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि 21 नवंबर 2025 को क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। जी। हम इस हादसे की परतें उधेड़ेंगे, इसके पीछे की वजहों को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इस एक घटना का भारत के मेक इन इंडिया के सबसे बड़े पोस्टर बॉय तेजस प्रोग्राम पर क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस दिन के माहौल के बारे में बताइए, ये सब कहाँ और कैसे शुरू हुआ? तो जैसा आपने कहा, ये दुबई एयर शो का आखिरी दिन था। 21 नवंबर अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर समझिए दुनिया भर से खरीदार, सैन्य अधिकारी, मीडिया सब जमा थे। यानी भारत के लिए बहुत बड़ा मौका था ये। बहुत बड़ा। भारतीय वायुसेना ने अपनी सूर्य किरण एरोबैटिक टीम तो भेजी ही थी, उसके साथ साथ 2 तेजस MK-1 जेट्स को भी भेजा था। मकसद साफ था, एक्सपोर्ट। मकसद बिल्कुल साफ था, दुनिया को दिखाना कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं है, बल्कि एक काबिल निर्माता और निर्यातक भी बन रहा है। और तेजस इसका सबसे बड़ा चेहरा था। और ये हादसा हुआ दोपहर में, सबके सामने। हाँ, एक तयशुदा हवाई प्रदर्शन के दौरान जब हजारों लोगों की नजरें आसमान पर थीं। मतलब ये कोई रूटीन ट्रेनिंग वाली बात नहीं थी, है ना? बिल्कुल। ये एक हाई प्रोफाइल शो था। बिल्कुल। तो जो वीडियो फुटेज है और जो चश्मदीदों के बयान हैं, उनसे हमें उन आखिरी पलों के बारे में क्या पता चलता है? विमान असल में कर क्या रहा था? और यहीं से ये मामला तकनीकी तौर पर पेचीदा हो जाता है। वीडियो फुटेज से ये तो साफ है कि तेजस एक बहुत ही मुश्किल और आक्रामक करतब कर रहा था। आक्रामक? हाँ, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक नेगेटिव जी मनूवर था जो बहुत कम ऊंचाई पर किया जा रहा था। नेगेटिव जी, इससे जरा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी रोलर कोस्टर में अचानक नीचे की तरफ आते हैं तो पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है, आप सीट से हल्के से ऊपर उड़ जाते हैं। हाँ, होती है। अब सोचिए कि वही फोर्स कई गुना ज्यादा हो और आपके शरीर का खून पैरों से दिमाग की तरफ दौड़ने लगे। एयर शो में पायलट इसी एक्सट्रीम फोर्स से जूझते हैं। और ये सब 500 फीट से भी कम की ऊंचाई पर हो रहा था। ये तो सुनने में बहुत खतरनाक लग रहा है। बिल्कुल, यही इस करतब का सबसे जोखिम भरा हिस्सा था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि विमान एक लूपिंग फिगर पूरा करने के बाद एक नेगेटिव जी रोल या टर्न ले रहा था। अच्छा। और जब पायलट ने विमान को सीधा करने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे विमान ने उनकी कमांड को अनसुना कर दिया। अनसुना कर दिया? जी। वो अचानक नीचे की ओर झुका और बहुत बहुत तेजी से अपनी ऊंचाई खोने लगा। और इतनी कम ऊंचाई पर तो? इतनी कम ऊंचाई पर किसी भी पायलट के पास सोचने या विमान को संभालने के लिए मतलब 1 सेकंड का भी वक्त नहीं होता। और वही हुआ। विमान रनवे से कुछ दूर एक खुले मैदान में जमीन से जा टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो गया। ये सुनना वाकई बहुत दुखद है। जाहिर है इस विमान को उड़ाने वाले पायलट कोई नौसिखिया नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल के बारे में क्या पता है? विंग कमांडर नमांश स्याल वो भारतीय वायुसेना के एक सितारे थे, एक बेहद अनुभवी डिस्प्ले और टेस्ट पायलट। ये डिस्प्ले पायलट्स कौन होते हैं? ये वो पायलट होते हैं जो किसी विमान की क्षमताओं को उसकी आखिरी हदों तक परखते हैं। ये सिर्फ फाइटर पायलट्स नहीं होते, ये एक तरह से वैज्ञानिक और कलाकार का मिश्रण होते हैं जिन्हें विमान की आत्मा की समझ होती है। और एयर शो में विमान उड़ाना उनकी स्पेशलिटी थी। हाँ, उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ पायलट्स में गिना जाता था। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा, उन्हें विमान से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। नहीं, हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वीडियो में कोई इजेक्शन का संकेत नहीं मिला। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब या तो सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला, या फिर वो आखिरी पल तक विमान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गनीमत बस इतनी थी कि मलबा किसी आबादी वाले इलाके या दर्शकों पर नहीं गिरा, वरना ये त्रासदी और भी बड़ी हो सकती थी। इस घटना के बाद भारत में तो शोक की लहर दौड़ गई होगी।
रिपोर्ट्स में ये भी था कि उनकी पत्नी भी वायुसेना में अधिकारी हैं। जी, जिससे ये और भी ज्यादा हृदय विदारक हो जाता है। ये एक राष्ट्रीय क्षति थी। उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लेकिन इस भावनात्मक पहलू के साथ साथ एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी, जांच की प्रक्रिया। और यहीं पर हमें सरकार और निर्माता कंपनी की प्रतिक्रियाओं में शायद कुछ अंतर देखने को मिलता है। हाँ, एक दिलचस्प अंतर। सही कहा। भारतीय वायुसेना और तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, उनका इस पर क्या कहना था? देखिए, भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया बहुत ही नपी-तुली और मानक थी। उन्होंने हादसे की पुष्टि की, विंग कमांडर सियाल के निधन पर शोक व्यक्त किया और तुरंत एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया। जो कि एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। बिल्कुल। लेकिन HAL का बयान वो थोड़ा ज्यादा रक्षात्मक था। उन्होंने इसे एक अकेली घटना बताया। अकेली घटना? हाँ, और इस बात पर जोर दिया कि तेजस एक सुरक्षित और भरोसेमंद विमान है, जिसका दशकों लंबा और लगभग बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन क्या ये HAL की तरफ से सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं है? मतलब जाहिर है वो तो यही कहेंगे कि उनका विमान भरोसेमंद है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये बयान पब्लिक रिलेशन और कॉरपोरेट इमेज को बचाने की कोशिश तो है ही, लेकिन ये पूरी तरह से बेबुनियाद भी नहीं है, जिस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है। पर अभी के लिए असली सच तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट से ही सामने आएगा। ये कोई साधारण जांच नहीं होती। इसमें क्या क्या देखा जाता है? इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मलबे का फोरेंसिक विश्लेषण, पायलट की मेडिकल हिस्ट्री, विमान के मेंटेनेंस लॉग्स, मतलब हर छोटी से छोटी चीज को खंगाला जाता है। ठीक है, तो जब तक वो आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आती, हम उन संभावनाओं पर बात करते हैं जिन पर दुनिया भर के विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। वीडियो फुटेज और विमान की बनावट को देखते हुए इस हादसे की सबसे संभावित वजहें क्या हो सकती हैं? और यहीं से ये चर्चा असल में गहरी होती है। बिना ब्लैक बॉक्स डेटा के ये सब शिक्षित अनुमानों पर आधारित है, लेकिन ये अनुमान एविएशन एक्सपर्ट्स के हैं। मोटे तौर पर 4 मुख्य थ्योरीज पर बात हो रही है, और ये चारों एक ही बड़ी दुविधा की तरफ इशारा करती हैं। वो क्या है? कि एयर शो में एक फाइटर जेट की काबिलियत दिखाने के लिए पायलट और मशीन को उन हदों तक ले जाना पड़ता है जहां सुरक्षा और प्रदर्शन के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। चलिए पहली थ्योरी से शुरू करते हैं। कम ऊंचाई पर नेगेटिव जी करतब का जोखिम, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है जानबूझकर भौतिकी के नियमों के साथ खेलना। जैसा मैंने बताया, नेगेटिव जी आपके शरीर के खून को ऊपर की ओर धकेलता है। इससे पायलट को रेड आउट का अनुभव हो सकता है। रेड आउट? हाँ, मतलब आंखों में खून जमा होने से सब कुछ लाल दिखने लगता है और दिशा का ज्ञान गड़बड़ा जाता है। अच्छा। अब देखिए, जब आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर हों तो शायद आपके पास संभलने के लिए कुछ सेकंड्स हों, लेकिन जब आप 500 फीट पर हों तो एक पल की भी चूक का मतलब है जमीन से टक्कर। तो एक संभावना यह है कि करतब ही अपनी प्रकृति में इतना खतरनाक था कि छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हुई। जी, विंग कमांडर सियाल ने एक ऐसा करतब चुना था जो देखने वालों के लिए रोमांचक था, लेकिन पायलट के लिए बेहद खतरनाक। इसमें गलती की गुंजाइश शून्य थी। यह हमें दूसरी संभावना पर लाता है, मानवीय शारीरिक सीमाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि पायलट का शरीर एक पल के लिए जवाब दे गया हो? ये एक बहुत ही प्रबल संभावना है। इसे जी लॉक कहते हैं, मतलब जी फोर्स इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी जी फोर्स की वजह से बेहोश हो जाना। हाँ, क्षण भर के लिए। ज्यादा जी फोर्स झेलने पर दिमाग में खून की सप्लाई कुछ पलों के लिए रुक सकती है। इससे बचने के लिए पायलट एक खास जी सूट पहनते हैं, जो खून को नीचे पैरों में जमा होने से रोकता है। बिल्कुल। लेकिन जी सूट की भी अपनी सीमाएं हैं, और नेगेटिव जी के मामले में ये और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि तब जी सूट उतना प्रभावी नहीं होता। तो हो सकता है कि उन्हें कुछ पलों के लिए डिसोरिएंटेशन हुआ हो। हाँ, हो सकता है कि विंग कमांडर सियाल को सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए जी लॉक या दिशाभ्रम हुआ हो, और इतनी कम ऊंचाई पर उतना ही काफी था। तो पायलट की शारीरिक सीमा का सवाल सीधे विमान की अपनी सीमाओं से जुड़ जाता है। ये हमारी तीसरी संभावना है, एरोडायनामिक्स और एनर्जी मैनेजमेंट। तेजस अपनी फुर्ती के लिए जाना जाता है। क्या ये फुर्ती ही उसके लिए खतरनाक साबित हुई? ये एक बेहतरीन सवाल है। तेजस एक डेल्टा विंग विमान है। इसके पंख तिकोने होते हैं, जिससे ये बहुत तेज मोड़ काट सकता है। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। डेल्टा विंग डिजाइन वाले विमान
टर्न लेते समय बहुत तेजी से अपनी ऊर्जा यानी स्पीड और ऊंचाई दोनों खोते हैं। इसे एनर्जी ब्लीड कहते हैं। अच्छा। माहिर पायलट इसे मैनेज करना जानते हैं, लेकिन कम ऊंचाई पर कम स्पीड में एक आक्रामक मोड़ लेते समय अगर ऊर्जा प्रबंधन में जरा सी भी चूक हो जाए तो विमान के पंख हवा पर अपनी पकड़ खो सकते हैं, जिसे स्टॉल कहते हैं। और 500 फीट की ऊंचाई से स्टॉल को रिकवर करना लगभग नामुमकिन है। यानी विमान की ताकत ही उसकी कमजोरी बन सकती है। और फिर एक शक हमेशा मशीन पर भी जाता है। चौथी और आखिरी संभावना, क्या विमान के किसी सिस्टम ने धोखा दे दिया, खासकर जब हम फ्लाई बाय वायर जैसी जटिल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, फ्लाई बाय वायर सिस्टम तेजस की जान है। यही उसे इतनी फुर्ती देता है। पुराने विमानों में पायलट की स्टिक सीधे तारों से पंखों से जुड़ी होती थी। हाँ, मैकेनिकली। जी, लेकिन तेजस में पायलट की स्टिक कंप्यूटर को सिग्नल देती है और फिर कंप्यूटर तय करता है कि पंखों को कैसे हिलाना है। तो गलती की गुंजाइश कहाँ है? गुंजाइश ये है कि अगर इस सिस्टम के सॉफ्टवेयर में कोई क्षणिक गड़बड़ी आ जाए या कोई सेंसर गलत रीडिंग दे दे तो कंप्यूटर पायलट की कमांड को गलत समझ सकता है। लेकिन बैकअप तो होते होंगे। हाँ, कई बैकअप होते हैं। फिर भी घोस्ट इन द मशीन की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। तो इस सब का मतलब क्या है? ये तेजस कार्यक्रम के लिए कितना बड़ा झटका है। एक तरफ एचएएल कह रहा है कि सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े मंच पर यह हादसा हो गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एचएएल का दावा गलत नहीं है। ये तेजस के लगभग 24 साल के विकास और सेवा काल में सिर्फ दूसरा क्रैश था। पहला कब हुआ था? पहला क्रैश मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुआ था, जिसमें पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था। किसी भी फ्रंटलाइन फाइटर जेट के लिए ये एक शानदार सुरक्षा रिकॉर्ड है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन? हाँ, पब्लिक परसेप्शन तथ्यों से नहीं बल्कि तस्वीरों से बनता है, और दुबई एयर शो में जलते हुए तेजस की तस्वीर दुनिया भर में फैल चुकी है। तो इसका सीधा असर भारत की रक्षा निर्यात की महत्वाकांक्षाओं पर पड़ेगा। निश्चित रूप से। भारत तेजस को अर्जेंटीना, मिस्र, मलेशिया जैसे कई देशों को बेचने की कोशिश कर रहा है। और उनके पास दूसरे विकल्प भी हैं। बिल्कुल, चीन पाकिस्तान का GF-17 है, दक्षिण कोरिया का FA-50 है। ऐसे में जब आपका विमान एक हाई प्रोफाइल एयर शो में क्रैश हो जाता है तो खरीदारों के मन में शक पैदा होना स्वाभाविक है। भले ही तकनीकी वजह कुछ और हो। हाँ, भले ही विशेषज्ञ ये मानते हैं कि डिस्प्ले फ्लाइंग के दौरान हुआ हादसा विमान के बुनियादी डिजाइन में किसी खामी को नहीं दर्शाता, लेकिन सेल्स पिच में ये बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक मानवीय त्रासदी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा PR संकट भी है। तो आज हमने देखा कि कैसे दुबई में एक बेहद अनुभवी पायलट और एक तकनीकी रूप से उन्नत विमान के साथ एक दुखद हादसा हुआ। ये एक ऐसे हाई रिस्क करतब के दौरान हुआ जहां इंसान और मशीन दोनों अपनी क्षमताओं की सीमा पर थे। जी। अब जांचकर्ता मानवीय चूक, शारीरिक अक्षमता, एरोडायनामिक्स की जटिलताओं और तकनीकी खराबी, इन सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। और ये एक ऐसे विमान के लिए एक बड़ा झटका है जिसका सुरक्षा रिकॉर्ड अब तक बहुत मजबूत रहा है। ये घटना वास्तव में आधुनिक एविएशन की उस पतली रेखा को उजागर करती है जो पायलट के कौशल और मशीन की क्षमता के बीच खिंची है। एयर शो में हम जो कलाबाजियां देखते हैं वे असल में इसी पतली रेखा पर चलकर की जाती हैं, जहां एक कदम भी गलत पड़ने का मतलब तबाही होता है। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है। जब एक उन्नत फाइटर जेट जो जटिल फ्लाई बाय वायर सिस्टम पर इतना निर्भर है, एक एयर शो के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो एक जांच एजेंसी ये कैसे तय करती है कि गलती पायलट द्वारा अपनी सीमा से आगे जाने की थी, एक पल की मानवीय शारीरिक चूक थी, या फिर सिस्टम में एक क्षणिक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी थी जिसे शायद रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सका। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। ये सवाल सिर्फ इस हादसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये आधुनिक हवाई प्रदर्शन और युद्ध में मानव कौशल और तकनीकी निर्भरता के बीच के लगातार बढ़ते तनाव को और भी गहरा कर देता है।